सीबीएसई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 जो कि एग्रीकल्चर है हम पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। यानी एग्रीकल्चर का क्या योगदान है नेशनल इकोनॉमी में, एम्प्लॉयमेंट में और आउटपुट में। अब इन तीनों टर्म को हम थोड़ा देख लेते हैं। इकोनॉमी क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में अगर समझें तो पैसे से जुड़ी हुई जो भी चीजें होती हैं उसको हम इकोनॉमी के अंदर रखते हैं। जैसे कोई सामान बनाया जा रहा है तो सीधी सी बात है बेचने के लिए बनाया जा रहा होगा। तो जो बेचेगा उसको पैसा मिलेगा और जो खरीदेगा वो पैसा देगा। तो ये क्या है? इकोनॉमी का एक पार्ट हो गया, खरीदना और बेचना। दूसरा क्या है? कोई सर्विस दी जा रही है। फॉर एग्जाम्पल आप डॉक्टर के पास गए, कोई बीमारी है आपको, तो डॉक्टर क्या करता है? आपसे पैसा लेता है। तो वहां कुछ सामान नहीं दे रहा बल्कि एक सर्विस दे रहा है, आपकी कुछ सेवा कर रहा है। क्या आपकी बीमारी आपको बता रहा है, बदले में वो पैसा ले रहा है। तो यहां भी पैसा से जुड़ा हुआ चीज है। तो ये सारी चीजें जो भी पैसे से जुड़ी हुई होती हैं, पैसे का लेना देना और कैसे चीजों का इस्तेमाल करना है, पैसे को इस्तेमाल कैसे करना है, तो ये सारा इकोनॉमी के अंदर आता है। नेशनल इकोनॉमी का मतलब जब किसी देश के बारे में, देश की इकोनॉमी के बारे में हम बात करते हैं तो वो नेशनल इकोनॉमी हो गई। तो एग्रीकल्चर का योगदान है यानी एक हिस्सा है नेशनल इकोनॉमी में ही। सीधी सी बात है, एग्रीकल्चर से करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का सामान बन रहा है। जो भी हम आटा, जो दाल है, चावल है, गेहूं है और फल सब्जी, ये सब एग्रीकल्चर के हैं। तो इसको खरीदा जाता है, बेचा जाता है, यहाँ पैसे का लेन देन होता है। और इसमें एम्प्लॉयमेंट भी है, यानी नौकरी भी मिलती है, फार्मर खुद इसमें काम करते हैं। और आउटपुट, आउटपुट मतलब एग्रीकल्चर करने से हमको क्या मिलता है? खाने पीने की चीजें मिलती हैं। और ये सब हम पढ़ चुके हैं कि नॉन फूड क्रॉप्स वो भी सब एग्रीकल्चर के अंदर आते हैं। तो एग्रीकल्चर का इन तीनों में हिस्सा है, नेशनल इकोनॉमी में भी, एम्प्लॉयमेंट में यानी नौकरी वगैरह में भी, और आउटपुट यानी जो हमारे इस्तेमाल के लिए सामान मिलता है उसमें एग्रीकल्चर का बड़ा हिस्सा है। एग्रीकल्चर हैज बीन द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी थ्रू इट्स शेयर इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हम जीडीपी कहते हैं। तो एग्रीकल्चर का जीडीपी में हिस्सा है। जीडीपी के बारे में मैंने इकोनॉमिक्स वाले लेक्चर में पढ़ाया है कि जीडीपी क्या होती है। पूरे देश के अंदर जो भी सामान बन रहा होता है, सिंपल लैंग्वेज में अगर देखें तो जितने का सामान बन रहा है या सर्विस जितने की दी जा रही है, सबको जोड़ देंगे तो जितना रुपया बनेगा वही हमारी जीडीपी हो गई। ठीक है। तो एग्रीकल्चर से भी जो सामान बनता है बिकने के लिए, भाई जो भी गेहूं है, चावल है, बेचा जाएगा तो उससे भी पैसा आएगा। तो इसीलिए जीडीपी के अंदर हिस्सा है। तो इसीलिए एग्रीकल्चर हमारे जो है सिस्टम की, हमारी इंडियन इकोनॉमी की वो रीढ़ की हड्डी की तरह है। अगर एग्रीकल्चर में नुकसान होगा तो इसका मैन्युफैक्चरिंग में भी नुकसान पहुंचेगा और सर्विस सेक्टर में भी नुकसान पहुंचेगा। यानी सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें कि अगर एग्जांपल लेते हैं कि अगर शुगर केन की, गन्ने की खेती में कमी आएगी तो गन्ने से हम चीनी बनाते हैं, तो चीनी बनाने वाली फैक्ट्री को भी नुकसान होगा, गन्ना कम मिलेगा तो शुगर कम बनेगी। और कोई ट्रांसपोर्ट वाला सिस्टम था, ट्रक वगैरह के जरिए चीनी पहुंचाई जाती थी या शुगर केन पहुंचाया जाता था मिल्स के अंदर। तो जब शुगर केन कम होगी तो सामान भी कम पहुंचाना पड़ेगा। तो जो सर्विस वाली सेक्टर है, जो सामान पहुंचा रही है, उसको भी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसीलिए इसको रीढ़ की हड्डी कहा गया और बड़ा हिस्सा इसका शेयर है जीडीपी के अंदर। हैज रजिस्टर्ड अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड फ्रॉम 1951 ऑनवर्ड्स। तो 1951 के बाद से एग्रीकल्चर से जरिए जो हमारे देश की कमाई हो रही थी उसमें कमी देखने को मिली है। In 2010 to 11, about 52% of the total workforce was employed by the farm sector, which makes more than half of the Indian population dependent on agriculture for sustenance. 2010-11 का रिकॉर्ड देखें तो जितने लोग काम करने वाले हैं उनमें 52% वो फार्म सेक्टर में यानी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, जो कि लगभग आधा है। काम करने वाले मतलब जो काम करने वाला होगा उसी के जरिए घर का खर्चा पानी चलेगा। तो देश की आधी जो जनता है, आधे से ज्यादा मतलब 52% मतलब आधे से ज्यादा हो गया, वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है अपनी जिंदगी गुजारने के लिए। The declining share of the agriculture in the GDP is a matter of serious concern because any decline and stagnation in the agriculture will lead to the decline in other spheres of the economy, having wider implication for the society. तो जीडीपी के अंदर जो हिस्सा है एग्रीकल्चर का, इसको मैं चार्ट से दिखाता हूं। तो वैसे तो ये चार्ट आप इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यहां एग्जाम्पल के लिए मैं दिखा देता हूं कि आप 1973 से 74 का रिकॉर्ड देखें। ये 100% हम मान के चलते हैं अगर 100 रुपए का देश के अंदर सामान बन रहा है तो 1973-74 में 40 रुपए का सामान तो सिर्फ प्राइमरी से बनना था, यानी एग्रीकल्चर वाले से ही बनना था। वहीं अगर 2013-14 की हम बात करें तो यहां देख सकते हैं ये ब्लू वाला आपका प्राइमरी है। प्राइमरी में ज्यादातर एग्रीकल्चर वाला ही काम होता है। तो अगर 2013-14 के अंदर 100 रुपए का देश के अंदर सामान बन रहा है तो 10% से कुछ ज्यादा, यानी 10 रुपए से कुछ ज्यादा ही सिर्फ
एग्रीकल्चर का सामान है उसके अंदर, यानी कमी आई है कि नहीं? तो ये जो कमी आई है, यानी जीडीपी के अंदर जो शेयर है एग्रीकल्चर का, उसकी कमी की वजह से बड़ी मुश्किल हमारे सामने आ गई है और ये बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि कोई भी अगर डिक्लाइन हो रहा है यानी कमी आ रही है, या स्टैग्नेशन यानी उस रफ्तार पे रुका हुआ है, डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए होगा कि आगे चीजें हमारी देश की इकोनॉमी बढ़ती रहे, हमारा देश और अमीर होता रहे, लेकिन अगर उसी लेवल पे है तो हमारा डेवलपमेंट रुक जाएगा। तो इसीलिए जो हम कमी आ रही है उसकी वजह से, और जो स्टैग्नेशन है यानी जो रुका हुआ है उसी लेवल पे, इसकी वजह से और जो दूसरे सेक्टर हैं उसके अंदर भी नुकसान हमको उठाना पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर शुगर केन की खेती कम होगी तो शुगर कम बनेगी, तो शुगर इंडस्ट्री वालों को नुकसान उठाना पड़ेगा। और जो शुगर और शुगर केन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाले हैं ट्रक वगैरह के जरिए, उनको भी काम कम मिलेगा। जब कम चीनी होगी या कम शुगर केन होगा तो गाड़ी भी कम चलेगी वहां। तो इस तरह से सबको नुकसान होगा अगर एग्रीकल्चर को नुकसान हुआ तो। Considering the importance of the agriculture in India, the government of India had made concerted effort to modernize agriculture. तो भारत सरकार ने एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस को समझते हुए कि कितना इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर, बहुत सारे ठोस कदम उठाए, बहुत सारे ऐसे फैसले लिए ताकि अपने एग्रीकल्चर को हम मॉडर्नाइज करेंगे। पुराने वाले तरीके से हमको खेती बाड़ी नहीं करनी है, बल्कि हमको नया सिस्टम करना है। नया कैसे कर सकते हैं? नई नई जो मशीनें हैं एग्रीकल्चर के लिए उसको ले आए, किसानों के हम पैसे के लिहाज से मदद करें, तो उसको कहते हैं एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करना। इसमें क्या क्या स्टेप सरकार ने उठाया वो हम देखते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, आईसीएआर, यानी आईसीएआर को बनाना। इसका मकसद क्या है कि एग्रीकल्चर के फील्ड में वो नई नई रिसर्च करता रहे, ठीक है, चाहे मशीन के जरिए या ऐसी कोई फर्टिलाइजर हमको मिल जाए जिससे हमारे एग्रीकल्चर में फायदा हो, हमारे किसानों को फायदा हो। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यानी एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी देने वाली, बाकायदा पूरा एक कोर्स चलाने वाली यूनिवर्सिटी हो, उसको बनाया गया। वेटरनिटी सर्विसेज, यानी जानवरों के लिए, पशुओं के लिए अस्पताल बनाया गया, ताकि अगर जैसे मिल्क के लिए पशुओं को पाला जा रहा है, जानवरों को पाला जा रहा है, तो उनकी भी लिए एक हॉस्पिटल होना चाहिए कि अगर उनके कोई बीमारी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो वहां उनका इलाज हो सके। एंड एनिमल ब्रीडिंग सेंटर, और वो जगह जहां एनिमल्स की पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए सेंटर्स बनाए गए, जिससे हमारे पास ज्यादा से ज्यादा एनिमल हो। तो सीधी सी बात है, अगर मिल्क देने वाले एनिमल होंगे तो ज्यादा हमको मिल्क मिलेगा, मीट मिलेगा, या और भी सारे जो प्रोडक्ट हैं जो एनिमल से मिलते हैं वो हमारे ज्यादा मिलेंगे। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, यानी जो हॉर्टिकल्चर क्या होता है, फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर, इसकी खेती को बढ़ाना, तो इसमें भी डेवलपमेंट सरकार ने किया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर की फील्ड के अंदर स्टडी करना कि हम मौसम को अच्छा बना सके, मौसम के बारे में हमें और नॉलेज मिल सके। और वेदर फॉरकास्ट, यानी कैसा मौसम रहेगा। आप देखते हैं ना कि हाँ 10 दिन बाद बारिश होगी, मानसून कब आ रहा है। तो ये सारी चीजें करी गई ताकि एग्रीकल्चर में हमको मदद मिल सके। वर गिवन प्रायोरिटी फॉर इंप्रूविंग इंडियन एग्रीकल्चर, तो इंडियन एग्रीकल्चर को जब सुधार करने की बात हुई तो ये सारे स्टेप जो हमने ऊपर पढ़े, इनको प्रायोरिटी दी गई कि पहले हम यहां पर काम करते हैं, ये सारी चीजें सही करते हैं, फिर और आगे हम बढ़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंप्रूविंग द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज ऑल्सो कंसिडर एसेंशियल फॉर द सेम। इसके अलावा जो रूरल एरिया यानी गांव वगैरह का जो एरिया है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, जैसे रोड सही नहीं है तो रोड बनाना, बिजली नहीं आ रही है तो भाई अगर ट्यूबवेल लगा लिया, या और भी दूसरे काम के लिए अगर किसान को बिजली की जरूरत है, अब बिजली आ ही नहीं रही है तो कैसे काम होगा। तो ये सारी चीज डेवलप करना कि हाँ उनको 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी मिल सके, अच्छी रोड हो ताकि सामान ले आने ले जाने में प्रॉब्लम ना हो, तो इनके अंदर भी सरकार ने सुधार किए। फ्रॉम द टेबल 4.1, तो हम टेबल देख लेते हैं। तो अब यहां देख सकते हैं 2013-14 का है, 14-15, 15-16 का एग्रीकल्चर के अंदर जो जीडीपी में इंक्रीज हुआ है वो 4.2 2013-14 के अंदर। इस टेबल को याद नहीं करना, बस आप ये देखिए कि हमारी जीडीपी बढ़ी है, मतलब क्या है, 6.6%। अगर 2013 के अंदर 100 रुपए का सामान देश के अंदर बन रहा था, तो 2014 के अंदर 106.6 रुपए का सामान बना, तो बढ़ा ना। 2014 की बात करें 7.2, इसका मतलब क्या है, अगर 2014 के अंदर 100 रुपए का सामान बन रहा था तो 2015 के अंदर 107.2 का सामान बना। इसी तरह 7.6 हुआ, इसमें इंक्रीज हुआ। लेकिन आप एग्रीकल्चर का देखिए, तो अगर 4.2 का मतलब क्या है, अगर 2013 के अंदर 100 रुपए का सामान बना तो 2014 के अंदर 104.2 का सामान बना। लेकिन इधर आइए, अगर 2014 के अंदर 100 रुपए का सामान बना तो यहां देखिए -0.2 हो गया, यानी 2015 के अंदर 99.8 रुपए का सामान बना, कमी आ गई। 15-16 के अंदर
कमी तो नहीं आई लेकिन बहुत कम बढ़ा, सिर्फ 1.1% बढ़ा। तो आप देख रहे हैं जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन एग्रीकल्चर में उतनी नहीं बढ़ रही है। फ्रॉम द टेबल 4.1 इट इज क्लियर दैट दो द जीडीपी ग्रोथ रेट इज इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स, यानी टेबल से हमको देखने को ये समझ में आ रहा है कि जीडीपी तो बढ़ रही है। इट इज नॉट जनरेटिंग सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द कंट्री, लेकिन उसके बाद भी नौकरी देश के अंदर नहीं बढ़ रही है। द ग्रोथ रेट इन द एग्रीकल्चर हैज बीन डिसेलरेटिंग विच इज एन अलार्मिंग सिचुएशन। और एग्रीकल्चर में जिस रफ्तार से ग्रोथ हो रही थी उसमें कमी आई और 2014-15 के अंदर तो घट ही गया था, जो कि हमारे लिए एक बहुत चिंता की बात है। टुडे इंडियन फार्मर्स आर फेसिंग अ बिग चैलेंज फ्रॉम द इंटरनेशनल कंपटीशन। अब बाहर से भी हमको कंपटीशन है। फॉर एग्जांपल बाहर से कोई सामान बन के आ रहा है, एग्रीकल्चर का सामान है और वो अगर सस्ता है तो लोग बाहर का सामान लेंगे, तो अपने यहाँ जो किसान बना रहे हैं, जो चीज की खेती कर रहे हैं, उसको कौन खरीदेगा। एंड रिडक्शन इन द पब्लिक इन्वेस्टमेंट, और लोग इसमें कम पैसा लगा रहे हैं कि भैया एग्रीकल्चर वाले में बड़ा नुकसान हो जाएगा और कौन रिस्क लेना चाहे, तो लोग पैसा कम लगा रहे हैं, इसलिए फार्मर भी सोच रहे हैं कि जब पैसा नहीं मिलेगा तो हम कैसे खेती करेंगे। तो ये सारी वजहों से इंडियन फार्मर को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। सब्सिडी ऑन द फर्टिलाइजर इज डिक्रीज लीडिंग टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। अब सब्सिडी क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर 100 रुपए कोई सामान है तो उसमें सरकार भी कुछ अपने तरफ से पैसा दे दे कि ठीक है 100 रुपए का सामान है, 50 रुपए हम दे देंगे, तो क्या होगा, खरीदने वाले को फायदा हो जाएगा। तो फर्टिलाइजर पे जो सब्सिडी पहले मिलती थी उसमें कमी आई है, यानी मान के चले अगर 100 रुपए का पहले फर्टिलाइजर किसान खरीदता था तो उसमें 50 रुपए सरकार देती थी, तो वो सामान किसान को 50 रुपए पड़ता था। लेकिन सब्सिडी कम कर दी सरकार ने, कहा हम 30 रुपए देंगे, तो अब वो फर्टिलाइजर किसान को कितने का पड़ेगा, 70 रुपीज का पड़ेगा। तो इसकी वजह से उसका जो पैसा लगा रहा है खेती में वो भी बढ़ गया। Moreover, reduction in the import duties on agricultural product have proved detrimental to the agriculture in the country. उसके अलावा जो इंपोर्ट ड्यूटीज है, यानी बाहर से कोई सामान आता है उस पर सरकार टैक्स लगाती है, ठीक है, दूसरे कंट्री से कोई सामान यहाँ अगर बेचा जाता है तो उस पर टैक्स लगाती है। तो इसमें जो कमी आई है इसकी वजह से और नुकसान हो गया है। फॉर एग्जाम्पल कोई सामान है हमारे देश के अंदर वो 100 रुपए के बन के तैयार होता है, बाहर कंट्री में वो 80 रुपए का बन के तैयार होता है। सरकार अगर 20 रुपए टैक्स लगा देगी या 30 रुपए टैक्स लगा देगी तो बाहर से आने वाला सामान महंगा हो जाएगा, 110 का हो जाएगा, तो अपने देश का लोग सामान खरीदेंगे। लेकिन अगर बाहर से टैक्स कम कर दिया, सरकार ने मान लीजिए 80 रुपए के सामान पे 10 रुपए टैक्स लगाया, तो वही सामान हमारे देश के अंदर जो 100 रुपए का है बाहर वाला उससे जो आया है वो 90 रुपीज का हो जाएगा, तो सब लोग उसको खरीदेंगे। तो इसी कहते हैं इंपोर्ट ड्यूटीज, यानी जो सामान आ रहा है बाहर से देश के अंदर उसमें जो टैक्स लगा रहे हैं उसकी कमी की वजह से हमारे जो लोकल एग्रीकल्चर है उसको नुकसान पहुंच रहा है। फार्मर्स आर विदड्रॉइंग देयर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर कॉजिंग अ डाउनफॉल इन द एम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर। तो जो किसान है वो अपना पैसा हटा रहे हैं कि भैया हम खेती बाड़ी में नहीं करेंगे, कोई दूसरा अगर काम मिल जाए तो चलो भैया वही कर लो, क्योंकि एग्रीकल्चर करने में, खेती बाड़ी करने में बड़ा नुकसान हो रहा है। इसकी वजह से जब खेती कम होगी तो नौकरी भी कम हो जाएगी एग्रीकल्चर में, और उसके अलावा और दूसरी चीजों में भी नौकरी कम हो जाएगी जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो इस टॉपिक में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। और दूसरे सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो उसका लिंक नीचे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू।